आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। ठीक है, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, हर भेद के कितने उपभेद होते हैं, है ना। तो इसमें अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार मनुष्य सुंदर दिखने के लिए स्वयं को सजाता है ना। मनुष्य क्या करता है? अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार कवि या लेखक भी अपने लेख को सजाने के लिए जो है अ, अनेक तत्वों का प्रयोग करते हैं। उनको अलंकृत करने के लिए अनेक तत्वों का प्रयोग करते हैं, और जिन तत्वों का प्रयोग वो करते हैं उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से वो अपने लेख को सजाते हैं उनको हम जो है अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के देखिए दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बाकी तो इनके उपभेद होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। लेकिन ये जो हम पढ़ते हैं अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब किनके इनके उपभेद हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार क्या होता है? जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहां शब्दा अलंकार होते हैं। जहां पर मतलब शब्दों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाए, मतलब वहां पर शब्दों का प्रयोग होता है ना। अनुप्रास अलंकार जैसे है, इसमें क्या है? जिस रचना में एक ही वर्ण शब्दों में बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जिस रचना में एक ही वर्ण शब्दों में बार बार आता है, वर्ण, ठीक है, शब्द नहीं वर्ण, शब्दों में वर्ण आता है बार बार। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु में चा वर्ण है, चंद्र में चा वर्ण है, चंचल में चा वर्ण है। और जहां पर दो से अधिक बार वर्ण का प्रयोग होता है, दो या दो से अधिक बार वर्ण का प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ च व्यंजन की आवृत्ति होने से काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ गई है ना। तो कुछ और उदाहरण दिया है नीचे, जय जय भारत भूमि भवानी। जय जय भारत भूमि भवानी, भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। तो यहाँ पर भारत भूमि भवानी में क्या हो गया है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, और ये जो तीनों भेद हैं ये किसके उपभेद हैं? शब्दालंकार के। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों किस में आते हैं? शब्दालंकार में, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, उसके बाद यमक अलंकार क्या होते हैं? जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार शब्द का अर्थ अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। समझ में आई बात? जैसे जब किसी आ काव्य गई। पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आ रहा है और उसका हर बार अर्थ अलग निकल रहा है तो वहां पर यमक अलंकार होता है ना। जैसे माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना। यहाँ पर मन का, एक मन का अर्थ हो गया है माला के जो मोती होते हैं, है ना, और एक हो गया है मन का, हृदय का। ठीक है, तो यहाँ पर मन का दो बार आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ जो है भिन्न है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एक मनका का अर्थ है मनुष्य का मन, और दूसरे मनका का अर्थ है माला में लगा हुआ मोती। ऐसे ही एक उदाहरण है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी। समझ में आया? तीन बेर खाती थी, तीन बेर का मतलब यहाँ पर उससे है तीन बार खाती थी, तीन बेर खाती थी। तीन बेर का मतलब तीन बेर, बेर समझते हो ना। यस मैम। हाँ मैम, तीन हम बेर तीन और बेर तीन खाती बेर, थी। तीन बेर का मतलब यहाँ तीन बार से हो गया है, और तीन बेर का मतलब यहाँ पर एक फल को तीन बेर से मतलब एक फल हो गया है तीन बेर, मतलब तीन बेर खाती थी। बेर एक फल होता है, तो वो तीन बेर खाती थी। तो यहाँ पर खाती थी। तीन बेर दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। समझ में आई बात? अब यस आगे यस मैम। मैम। है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, अर्थात एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों,
अथवा छिपे हुए तो हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब क्या है, जहां पर मतलब एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ उसमें मतलब दो छिपे होते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देती पट देत बार बार, यहाँ पट का अर्थ दरवाजा और वस्त्र से है। अगर हम इस पंक्ति का अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलते हैं, दरवाजे से और वस्त्र से। तो जहां पर भी एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, है ना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। अब देखिए, अब मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। अनुप्रास अलंकार में वर्ण जब वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां पर जिस पंक्ति में एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि वहां पर पंक्ति में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक शब्द ऐसा होता है जिसके दो अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है। तो हमने ये जो तीनों अलंकार पढ़े हैं ये तीनों शब्दों से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ये किसके भेद हो गए हैं, उपभेद हो गए हैं शब्द अलंकार के। ठीक है। अब आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न, वहां पर शब्द के माध्यम से था, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थ के माध्यम से विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो वह अर्थ अलंकार होता है। ठीक है। अर्थ अलंकार के उपभेद देखिए। सबसे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। यहाँ पर 5 उपभेद हैं। अर्थ अलंकार के कितने उपभेद हैं, 5। सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता क्या है, उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना, किसी चीज के समान दिखाना। तो जब किसी सामान्य वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है ना। जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। नीर को यहाँ पर किसके समान बताया गया है, अमृत के समान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है, उपमा अलंकार। यहाँ जल को अमृत के समान उत्तम बताया गया है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर बच्ची को किसके समान दिखाया गया है, फूल के समान दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां गुण स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी उपमेय और उपमान में भेद या अंतर न दर्शाया जाए। मतलब देखो उपमा में क्या था, इसमें हमने मतलब समानता बता दी थी, समान दिखाया था। लेकिन जो रूपक अलंकार होता है इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ही समान मान लिया जाता है। यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, एक ही समान मान लिया जाता है। जो देखो यहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद या अंतर न दर्शाया जाए, कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाता है, उनको एक रूप मान लिया जाता है। एक रूप मतलब एक समान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। यहाँ पर चंद्रमा के समान कुछ नहीं बताया गया है, चंद्रमा को ही क्या बोला गया है, खिलौना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। यहाँ चंद्रमा और खिलौने को एक ही मान लिया गया है ना। यहाँ पर चंद्रमा और खिलौने को एक ही मान लिया गया है। यहाँ पर कोई मतलब तुलना नहीं की गई है, यहाँ पर दोनों को एक ही चीज मान लिया गया है, खिलौने और चंद्रमा को एक ही मान लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक। हाँ जी।
अब है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, देखिए जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम ये सब चीजें हम कविताओं में सब में पढ़ते हैं कि, है ना, अलंकारों का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। कई बार हम पढ़ लेते हैं कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब देखिए, इस उदाहरण में राणा प्रताप के घोड़े का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यहाँ पर किसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब यहाँ पर उसने सोच लिया कि घोड़ा उस पार है, मतलब उसके बारे में उसने बढ़ा चढ़ाकर सोच लिया, और उसका वर्णन वहां पर जो है, घोड़े का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। अब आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जहां जड़ वस्तु, जड़ वस्तु मतलब निर्जीव वस्तुओं को, ठीक है, समझ में आई बात, जड़ वस्तुओं अर्थात निर्जीव वस्तुओं को प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको मानव की तरह क्या करते हुए दिखाया है, कार्य करते हुए दिखाया जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। जैसे अब देखिए नीचे उदाहरण दिया गया है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे, फूल हंसे मतलब किसकी तरह, हंसता कौन है, मनुष्य। ठीक है, यहाँ पर फूलों को किसकी तरह हंसते हुए दिखाया गया है, मनुष्य की, है ना। बड़ा एक पर्वत अपार, देख रहा नेत्र फाड़, मतलब देखना, मनुष्य देखता है आंखों से, है ना। तो वहां पर पर्वत को क्या करते हुए दिखाया है, देखते हुए दिखाया है, ठीक है। तो अभी आगे इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना मानवीय चेष्टाएं हैं, मतलब मानवीय हलचलें हैं, मानव करता है इन चीजों को, ठीक है। अतः यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। समझ में आई बात सभी को, यस मैम। ओके, यस मैम। लास्ट अंतिम है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि काव्य पंक्तियों में मनु, जनु, मनहु, मानो, मनो, ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब यहाँ पर मानो, मानो उसका सिर फट गया, जैसे अरुण रंग का घड़ा। अरुण क्या होता है, जैसे सूर्य की किरणें लाल लाल होती है ना, ऐसे लाल रंग का घड़ा। तो यहाँ पर माना गया है उसको कि उसकी तरह, मतलब समझा गया है, संभावना प्रकट की गई है कि उसका सिर फटा, मतलब सिर फट गया उसका, कैसे, अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पर मान लिया गया कि उसका सिर्फ ऐसे फटा जैसे अरुण रंग का, मतलब लाल रंग का घड़ा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आया, सभी को समझ में आया, यस मैम।